हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। Question number 1. What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? तो जहाँ पे x axis और y axis इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। तो उन्होंने पूछा है x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो x कोऑर्डिनेट होता है 0, y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? 0। तो हम इसे लिख लेंगे दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x-axis and y-axis is called origin, and the coordinates are 0,0. So x coordinate is 0 and children y coordinate is also 0। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2. Point W has x coordinate equals to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrants can H lie in? तो सबसे पहले हम W की x कोऑर्डिनेट है इक्वल टू -5, तो हम पॉइंट W जो है वो प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे -5 x की वैल्यू है, तो ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया हमारा W। ठीक है, y की उन्होंने वैल्यू गिवन नहीं थी। ठीक है, सो हमने एज्यूम किया कि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, so let y be 0। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा आ गया W। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट W। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है विच इज पासिंग थ्रू W एंड इज पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन दिस लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस? इट इज नॉट गिवन वेयर द पॉइंट H इज लाइंग अदर देन दैट दिस पॉइंट H इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो जो पॉइंट H है वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है, वो इधर भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट H है वो कहीं भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी y की, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मीन्स y कैन बी एनी रियल वैल्यू वेयर एज द x की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, दैट इज -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे coordinates of point H is equal to -5, y, where y can be any real value। ठीक है, then which quadrants can H lie in? H can lie in second quadrant, H can lie in the third quadrant also, because depending upon the value of y. So if y is greater than 0 then H lie in quadrant 2. If H is less than 0 then H lie in quadrant 3। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. Consider the points R, A, M, P. If they are joined in the same order, predict the following. First part, two sides of RAMP that are perpendicular to each other. Second part, one side of RAMP that is parallel to one of the axes. Third part, two points that are mirror images of each other in one axis. Which axis will this be? Now plot the points and verify your prediction. तो एक एक करके हम इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। R है 3,0, A is 0, -2, M is -5, -2, P is -5, 2, and if they are joined in the same order,
प्रोजेक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने ये कोई दो ऐसी साइड्स बतानी है जो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी और कौन से पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे हमें वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो बेटा ये ध्यान में रखना है, जब हमारे पास x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू भी सेम है बट ऑपोजिट साइंस है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इफ़ आई शो इट टू यू, -5 आता है यहाँ पे, ठीक है, तो -2 सपोज इज दिस एंड +2 इज दिस, ठीक है। तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, -5 सेम है, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। मीन्स अगर हम MP को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे -5 -2 यहाँ पे है और -5, 2 यहाँ पे है, तो इसे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक वर्टिकल लाइन आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि जब x की वैल्यू सेम है बट y की वैल्यू डिफर कर रही है, x सेम y डिफरेंट विद सेम विद ऑपोजिट साइंस, ठीक है ना। डिफरेंट नहीं लिखेंगे, वी कैन से दैट सेम बट ऑपोजिट साइंस, सेम विद ऑपोजिट साइंस, तो वो लाइन क्या होती है, वर्टिकल होती है। सो विद दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो MP इज़ अ वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, तो इट इज़ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि जो पॉइंट A में x की वैल्यू है 0 और यहाँ पे पॉइंट M में x की वैल्यू है -5 और दोनों की y की वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर हम पॉइंट A और पॉइंट M को ज्वाइन करें तो हमें कैसी लाइन मिलेगी। अब y होता है -2, यहाँ पे x है 0, तो 0, -2 यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पे -5, -2 है, तो -5, 2 समवॉट यहाँ पे लाइन करेगा। और अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब अगर दो पॉइंट जिसकी y की वैल्यू सेम है बट x की वैल्यू डिफर कर रही है तो वहाँ वो क्या है, वो एक वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर दो पॉइंट जिसमें x की वैल्यू सेम है बट y की वैल्यू डिफर कर रही है तो वो एक वर्टिकल लाइन है, बट अगर x की वैल्यू डिफरेंट है और y की वैल्यू सेम है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन होती है वो 2D ग्राफ में आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वी कैन से, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं दैट AM इज परपेंडिकुलर टू MP, ठीक है। सेकेंड पार्ट, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो कोई एक साइड बतानी है जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये x एक्सिस है और ये हमने यहाँ पे y एक्सिस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे MP एक वर्टिकल लाइन थी, तो MP ये जो हमारी लाइन थी वर्टिकल लाइन थी, जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। और जो हमारा AM है, ये वाली AM थी हमारी लाइन, जो AM लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन है, वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हमारे दो आंसर्स आ सकते हैं, हमने कोई भी एक आंसर मेंशन करना है इसमें। तो सेकेंड पार्ट का हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, MP इज पैरेलल which is a vertical line, it is parallel to y axis, or you can also write down that AM which is a horizontal line, it is parallel to x axis, ठीक है। थर्ड पार्ट है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन हैं, कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया 4,5, ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट क्या लिया 4,5। तो ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो y एक्सिस में अगर इस पॉइंट की मुझे रिफ्लेक्शन देखनी है, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज देखना है इस पॉइंट का, मतलब जितनी दूरी पे x है और जितनी दूरी पे y है, वही मुझे इस क्वाड्रेंट में थ्रू y एक्सिस अगर मुझे प्लॉट करना है तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा -4 और ये आ गया 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4, 5,
तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट बी, तो ए और बी हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो y की वैल्यू है दोनों की सेम है और x की वैल्यू क्या है, सेम है, बट दे आर ऑपोजिट इन साइंस। ठीक है, तो जब y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू दे आर सेम बट ऑपोजिट इन साइंस, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन y एक्सिस। ठीक है ना, y की वैल्यू सेम मीन्स y एक्सिस में ये मिरर इमेज है। इसको हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं कि a की रिफ्लेक्शन b है और b की रिफ्लेक्शन क्या है, a है। सिमिलरली अगर मुझे इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस फाइंड आउट करनी होती तो ये मेरा पॉइंट आ जाता 4,5, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता दिस पॉइंट। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते, 4,-5। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट सी। तो C इज अ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A थ्रू x एक्सिस। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू दोनों में सेम है बट y की वैल्यू क्या है, सेम बट विद ऑपोजिट साइंस। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5 है। तो ये A और C एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस, जहाँ पे x की वैल्यू सेम होती है, y की भी सेम होती है, बट साइंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेजेस। सो A एंड C आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर थ्रू x एक्सिस, और वी कैन से A and C they are reflection of each other through x axis। तो ये हम समझा कि मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब सेम है बट डिफरेंट साइन है, थ्रू y एक्सिस दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड x की वैल्यू सेम है बट y की वैल्यू सेम बट डिफरेंट साइंस, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन x एक्सिस। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन 1 एक्सिस। तो कोई भी एक्सिस हमने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो अगर A और M, देखो R और A में तो X और Y की वैल्यू ही सेम नहीं है। ठीक है ना, A और M में Y की वैल्यू सेम है बट R X की वैल्यू क्या कर रही है, डिफर कर रही है। तो हमारे पास आ गया M और P। M और P में X की वैल्यू सेम है और बट Y की वैल्यू क्या कर रही है, सेम विद ऑपोजिट साइन। तो इसका मतलब M और P क्या है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सेम है, मीन्स दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन x एक्सिस। ठीक है ना, y की वैल्यू डिफर कर रही है बट x की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट का आंसर, पॉइंट्स M and P are mirror images of each other in x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। तो इसके बाद उन्होंने बोला है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो जो हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर लिखा है वो अब हमें प्लॉट करके, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें ये अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। सो R की वैल्यू है 3,0। 3 होता है x, मतलब x और y की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। तो x पहले होता है, y बाद में होता है। सो 3,0 इज दिस पॉइंट। देन वी हैव 0,-2। 0,-2 is this point, and then -5, -2. -5 is here and -2 is here, so -5, -2, and then we have -5, -2, -5, this point। तो हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये है हमारा पॉइंट R, ये है हमारा पॉइंट A, ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट P, and now let us join them। ठीक है, तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। उन्होंने बोला है टू वेरीफाई द प्रेडिक्शन, जो हमने आंसर्स लिखे थे। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन था कि 2 साइड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसका हमने आंसर लिखा था AM इज परपेंडिकुलर टू MP। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, दिस इज AM एंड दिस इज MP, सो येस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड पार्ट था हमारा कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो हमने लिखा था MP इज पैरेलल टू Y एक्सिस एंड AM इज पैरेलल टू X एक्सिस। तो ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे AM इज पैरेलल टू X एक्सिस एंड MP इज पैरेलल टू Y एक्सिस। तो हमने ये भी आंसर अपना चेक कर लिया है।
चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? इसका आंसर हमने लिखा था कि M एंड P आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन एक्स एक्सिस। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि M और P जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं इन एक्स एक्सिस। तो हमने अपने तीनों ही आंसर्स क्या कर लिए? वेरीफाई कर लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लॉट द पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो 5, -6 को हम प्लॉट करते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट 5 और यहाँ पे हम आ गए हैं -6 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट z विच इज़ 5, -6. Construct a right angled triangle IZN and find the lengths of the three sides. Answer may differ from person to person. हमें एक right angle triangle draw करना है IZN और हमने तीनों की ही length find out करनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि आंसर में वेरी, तो आंसर कैसे वेरी कर सकते हैं? मुझे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक क्या होगी? हमारी वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है जी, तो तभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टिल वाई एक्सिस और एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो और इसे हम अपना नाम दे सकते हैं जो हमें गिवन है IZ ये था और इस पॉइंट को मैं पॉइंट क्या कर देती हूँ? N कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ऑब्वियसली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे I के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? I के कोऑर्डिनेट्स है 5, 0 और N के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -6। बट हाउ द आंसर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी समझ लेते हैं कि आंसर वेरी कैसे करेगा। तो बेटा, अगर हम यहाँ पे सपोज मैं इस पॉइंट तक नहीं लेने की बजाय अगर मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लाइन बना रही हूँ, ठीक है, एंड सपोज़ मैंने ये यहाँ तक लिया पॉइंट और मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ यहाँ तक, तो भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, बट मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी ज्वाइन कर सकती हूँ, तो भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैं ये पॉइंट भी ले सकती हूँ और इस पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ कर सकती हूँ, तो भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी पॉइंट और वर्टिकल में कहीं भी पॉइंट ले सकते हो टू मेक इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए उन्होंने बोला है कि आंसर्स कैन वेरी। तो हम अब आगे उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, तो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तीनों की। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेते हैं एक बारी, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। तो हम फाइंड आउट करेंगे IZ, NZ और IN। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे IN। तो जब हमने जो लेटर बाद में लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x2 y2, जो हमने लेटर पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x1 y1। तो यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि I के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं x1 is equal to 5 and y1 is equal to 0 and x2 is equal to 0 and y2 is equal to -6। तो जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 - 5 इज़ -5, -5 का स्क्वायर चिल्ड्रन, ये आ गया -5 का स्क्वायर, ये आ गया -6 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरे पास आ गया 25 + 36 का रूट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया √61 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे IZ। जब हम IZ फाइंड आउट करेंगे तो हम I की वैल्यू लेंगे, I की वैल्यू जो है 5, 0, इसे हम लेंगे x1 y1 और Z की जो वैल्यू है 5, -6, इसे हम लेंगे x2 y2।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 - 5 दैट इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन गया 0 प्लस ये आ गया मेरे पास 36 और √36 क्या हो गया हमारे पास 6 यूनिट्स। बेटा ये हमने आंसर निकाला है डिस्टेंस फार्मूला से, बट अदरवाइज़ भी हम ये बिना डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जब भी x की वैल्यू सेम होती है और y की वैल्यू डिफ़र करती है तो हम सीधा इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। We can simply find out the difference between their y ordinates, that is y2 minus y1। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं -6 - 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि आ गया हमारा 6 यूनिट्स। तो ये भी एक तरीका है डिस्टेंस निकालने का, जब हमारे पास या तो x की वैल्यू सेम है या y की वैल्यू सेम है। ठीक है, और थर्ड है, हमने in निकाल लिया, हमने iz निकाल लिया, अब हम निकालेंगे nz। तो हम nz भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं। nz में y की वैल्यू सेम है तो सिर्फ x की वैल्यू डिफर कर रही है, तो हम सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन दी x कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड ये आ गया हमारे पास 5 - 0 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या आ गया हमारा 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5. What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this allow us to locate all the points on a 2D plane? तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लगेगा। बेटा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं, तो ये वाला क्वाड्रेंट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, वाई भी की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो ये वाला क्वाड्रेंट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये वाला क्वाड्रेंट भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें सिर्फ हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट रह जाएगा, दैट इज़ क्वाड्रेंट नंबर 1। मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट मैंने अलग से आपको दिखाया है। तो इसमें हम कौन कौन से नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे अगर हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी होगी बट y की वैल्यू क्या होगी 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और बाकी यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। तो मीन्स हमारे पास क्वाड्रेंट 1 रह जाएगा और x और y पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो हम अभी लिखेंगे। वुड दिस अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? क्या हमें अलाउ कर रहा है कि सारे पॉइंट्स हम 2D प्लेन पे प्लॉट कर दे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो तो हम प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं। तो येस, the system does not allow to locate all the points on a 2D plane। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसे लिख लेते हैं। If we do not have negative numbers, then only quadrant 1 would exist in the coordinate system। And if only quadrant 1 will exist, children, that means it will include only positive numbers and origin। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि the points will be like, the points will look like x comma y, where x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कैन वी लोकेट ऑल दी पॉइंट्स। तो ये हमारे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर था और हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है कि कैन वी लोकेट ऑल द पॉइंट्स। सो वी विल राइट डाउन
that no, we cannot locate all the points on a 2D plane because we need quadrant 2, 3 and 4 to plot negative numbers. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन का, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, ये वाला। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स M, A, G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. बिना प्लॉट के हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। M -3, -4, A 0, 0 एंड G 6, 8। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये हमें याद रखना है कि देखो माइनस, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में फॉर एग्जांपल अगर लाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स ऐसे आएंगे, ये यहाँ पे M आ जाएगा, इधर A आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसका मतलब क्या है कि जो लार्जर डिस्टेंस है इट शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ दी स्मॉलर 2 डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, MA मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालेंगे, MA निकालेंगे, फिर हम A और G के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम M और G के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला MA। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैं दोबारा से लिख देती हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, पर अगर ये 0, 0 है, ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली वो उसे हम लिख सकते हैं √x² प्लस y²। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। हमने ये वाला जो है फॉर्मूला यूज़ किया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये आ गया हमारे पास 9 + 16 का अंडर रूट विच इज़ √25 और ये हमारे पास आ गया 5 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम AG निकालेंगे। अब AG भी क्या है, एक ओरिजिन है और दूसरा हमारे पास जो है 6, 8 है। तो हम दोबारा से यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब एक पॉइंट हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ये बेटा इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है ना, अगर हम एक x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x² प्लस y² ही आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे AG एक तो 0, 0 है, तो दूसरा हमारा x, y होता है। तो ये आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट गिव्स मी 36 + 64 और ये आ गया हमारा √100 और √100 होता है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने A और G के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड G। तो M के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x1, y1 और G के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x2, y2 एंड वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो G की वैल्यू है क्या है 6, x2 क्या है 6 और x1 क्या है -3। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन है और x1 की वैल्यू -3 है तो उसे हम ब्रैकेट्स में डालेंगे एंड होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 8 माइनस y1 भी हमारे पास -4 है। तो ये साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन था और -4 को हम ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। अंडर द रूट।
तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 + 3 होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8 + 4 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर दी रूट। 9 स्क्वायर होता है 81 और 12 स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है 81 + 144, ये आ गया मेरे पास √225, और √25 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये मेरे पास आ गया 15 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने m और a के बीच में डिस्टेंस निकाला, a और g के बीच में डिस्टेंस निकाला, और m और g के बीच में डिस्टेंस निकाला। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लार्जर डिस्टेंस is equal to sum of smaller two distances है कि नहीं है। ठीक है ना, मीन्स हमें चेक करना है कि क्या mg जो है वो ma + ag है कि नहीं है। तो mg क्या है, यहाँ पे mg की वैल्यू क्या है, 15 यूनिट्स। ठीक है, और ag है 10, ag की वैल्यू है 10 यूनिट्स, और यहाँ पे ma की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बिगर वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी बिगर वैल्यू है mg, यहाँ पे mg इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 इज इक्वल टू 10 + 5 आ रहा है, सो 15 है हमारा mg, इज इक्वल टू 10 है हमारा ag, एंड 5 है हमारा ma। तो जब भी लार्जर डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्मॉलर टू डिस्टेंसेस आ जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स द पॉइंट्स m, a and g lie on a straight line, and lie on a straight line का मतलब कोलिनियर भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि these points are collinear. Collinear means the points which lie on a straight line. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Use your method from problem 6 to check if the points R, B and C are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answer. तो हमने सेम मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यूज़ करना है और चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं पॉइंट्स कि नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सेम हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और हम यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे आर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x2, y2। ठीक है, जो हमने अल्फ़ाबेट बाद में लिखा है उसके x2, y2, जो पहले लिखा है x1, y1। तो यहाँ पे -2 माइनस x1 की वैल्यू है -5, तो ब्रैकेट डालेंगे -5 के लिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है -5 एंड y1 है -1, तो माइनस का साइन, फिर -1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव साइंस बहुत सारे हों तो हमने बहुत केयरफुली काम करना है। माइनस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ये मेरे पास आ गया 9 और ये मेरे पास आ गया 16, और 16 + 9 होता है √25, और ये आ गया मेरा 5 यूनिट्स। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ, बी और सी। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच में डिफरेंस। अब जब हमने बी और सी के बीच में डिफरेंस निकालना है बेटा, तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x1, y1, और सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x2, y2। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है इसमें इसको जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -12, तो x2 इज़ 4 एंड x1 इज़ -2, तो -2 एंड देन होल स्क्वायर, प्लस y2 इज़ -12 एंड y1 इज़ -5, so -5 एंड देन होल स्क्वायर।
सो यहाँ पे पहले हम साइंस को सॉल्व करते हैं हमेशा, और यहाँ पे आ गया -12 + 5 का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो ये आ गया हमारा 6 का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 12 -12 + 5 होता है -7, तो ये -7 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 36 + 49 का रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया √85, and √85 cannot be factorized. It is not a perfect square. It cannot be factorized further because 17 5s 85 होता है, फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ये हमारा √85 यूनिट्स BC का आंसर आ गया, लेंथ आ गया, डिस्टेंस आ गया बिटवीन B एंड C। अब हम अगला करते हैं, अब हम निकालेंगे R और C के बीच में। तो पहले हम R और C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। R के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -1, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -12। ठीक है, तो अब हम RC के बीच में निकालेंगे, और जब हमने RC के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो इसे हम ले लेंगे x1 y1, और इधर इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम x2 y2। ठीक है जी, तो यहाँ पे निकालेंगे 4, ये x2 है और ये x1 है, 4 - -5 होल स्क्वायर प्लस y2 है -12, सो -12 माइनस y1 है -1 एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस को सॉल्व करेंगे। सो 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया मेरे पास -11 का स्क्वायर अंडर द रूट। सॉल्विंग दिस फर्दर आई विल गेट 9 स्क्वायर इज 81 एंड 11 स्क्वायर इज 121, -11 स्क्वायर इज 121। सो वी गेट √202 यूनिट्स। तो RC आ गया हमारा √202, एंड है यहाँ पे BC था हमारे पास √85, एंड RB था हमारे पास 5। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि जो RC है दैट इज़ √202 इज़ नॉट इक्वल टू 5 + √85। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या आया था, RB 5 आया था, BC √85 आया था, RC क्या गया 202। दैट मीन्स RC जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू RB + BC। The larger distance is not equal to the sum of the smaller two distances, so we can say that therefore RBC do not lie on a straight line। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के जो पॉइंट्स है वो हमें प्लॉट करना है, और जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो चेक करने हैं। आंसर्स निकाले मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में द पॉइंट्स वर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये कंक्लूड किया कि द पॉइंट्स दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों के ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और ये हमारा अपना आंसर जो है वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे m है -3, -4, सो m इज़ -3, -4 इज़ दिस पॉइंट। a इज़ 0, 0 एंड g इज़ 6, 8, तो 6 ये रहा और 8 ये रहा, तो ये हमारा 6, 8 आ गया। तो ये आ गया हमारा पॉइंट m, ये है मेरा पॉइंट A और ये है मेरा पॉइंट G, और हमें चेक करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सो वी विल ज्वाइन देम एंड वी विल चेक। एंड यस दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन। ठीक है, तो येस वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये हमने वेरीफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट R है -5, -1, ये -5 है, ये -1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई किया। ठीक है, फिर है पॉइंट B -2, -5, -2 एंड -5 इज़ हियर,
and then we have 4 comma minus 12. 4 is here and minus 12, 4 and minus 12, so somewhat here. ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट आर बी सी। ये मेरा पॉइंट आर है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। और हमने चेक करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम इसे ज्वाइन करके देखेंगे। तो ये हमने देखा, जब हमने आर बी सी को प्लॉट किया तो हमने देखा कि ये आर और बी से तो लाइन पास कर रही है, पर यहाँ पे पॉइंट सी से वो पास नहीं कर रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो इज़ वेरीफाइड दैट पॉइंट्स आर बी सी दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स हैं उनको हमने प्लॉट करके भी वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। Using the origin as one vertex, plot the vertices of a right angled isosceles triangle। उन्होंने बोला कि origin को एक vertex मानना है, मीन्स ये origin है हमारा, इसको हमने एक vertex मानना है। Plot the vertices of a right angled isosceles triangle। बेटा isosceles triangle वो होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो right angled isosceles triangle मीन्स ऐसा कोई ट्राइंगल उन्होंने बोला है जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये right angled है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आंसर क्या है, वेरी कर सकता है। बिकॉज अगर मैं ओ को एक वर्टेक्स ले रही हूँ और हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया यहाँ तक 5, ठीक है, तो मुझे वाई एक्सिस पे भी क्या लेना पड़ेगा, 0.5 तक लेना पड़ेगा टू टेक दी सेम साइड्स, सेम लेंथ ऑफ द टू साइड्स। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को क्या कर दूँगी, ज्वाइन। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स लिया है, वाई एक्सिस पे भी 5 यूनिट्स लिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 यूनिट्स ही लेना है बच्चों, ये आप अपनी मर्ज़ी से सपोज़ यहाँ पे 6 यूनिट्स ले सकते थे और इधर भी 6 यूनिट्स ले सकते थे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल तब ऐसे बन जाती। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 10 यूनिट्स ले लेते, इधर भी 10 यूनिट्स ले लेते, तब आपकी ट्रायंगल ऐसी बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर आपका वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी फिगर देखते हैं दोबारा से। तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेते हैं, लेट अस प्लॉट इट। ये ओ लिया है, इसको मैं ए ले लेती हूँ और इसको मैं ले लेती हूँ बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, सो अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय टेकिंग ओरिजिन एज द वर्टेक्स। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि मैम हमने सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में ही क्यों ये ड्रॉ किया है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हमने क्वाड्रेंट 1 में ही ड्रॉ करना है, हम क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 में भी ड्रॉ कर सकते हैं बाय टेकिंग ओ एज द ओरिजिन। ठीक है, तो प्लॉट द वर्टिसेस हमने ये प्लॉट कर दिया और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका आंसर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज़ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके वर्टिसेस भी लिख सकते हैं। ए के वर्टिसेस हैं 5,0, ओरिजिन के वर्टिसेस हैं 0,0 और बी के वर्टिसेस हैं 0,5। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। मीन्स ओरिजिन तो हमारा वर्टेक्स पे ही है, मीन्स ओरिजिन को हमने वर्टेक्स ही मानना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है सेकंड पार्ट में, जिसका एक दूसरा जो वर्टेक्स है वो क्वाड्रेंट 3 में होगा और जो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ओरिजिन एक हमारा वर्टेक्स है, तो हम सपोज़ करते हैं कि मैंने सपोज़ यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, दैट इज़ माई पॉइंट
4, -5। मैंने ये एक पॉइंट ले लिया क्वाड्रेंट 4 में। अब मुझे एक पॉइंट लेना है क्वाड्रेंट 3 में, पर ये एक हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो दो साइड्स इक्वल कब आएंगी, जब मैं 4, 5 का मिरर इमेज जो है वो क्वाड्रेंट 3 में लूँगी, ठीक है। तो अगर मिरर इमेज लेना है तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और x की वैल्यू क्या कर जाएगी, सेम बट विद डिफरेंट साइन। दैट इज़ मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट, दैट इज़ -4, -5, ठीक है। और ओरिजिन जो है वो हमारा एक वर्टेक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा, इसे मैं नाम दे देती हूँ, ये कर देती हूँ ये P और ये Q। तो POQ इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो बेटा, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -5। ये भी उतनी, ये जो ये वाली दो साइड्स हैं, यू कैन यूज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑल्सो। जब हम इसे दोनों जो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, दोनों जो पार्ट्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा भी, जब हम ये वाला पार्ट, अगर ये बीच में जो है लाइन ऑफ सिमिट्री आ रही है, जब हम इसे ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी अच्छे से कवर कर लेगा। तो मीन्स ये जो दोनों साइड्स हैं आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल POQ is an isosceles triangle, and we can write down the coordinates. P के coordinates है -4, -5, O के coordinates हैं 0, 0, और Q के coordinates हैं 4, -5, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, the following table shows the coordinates of points S, M and T. In each case state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि whether M is the midpoint of the segment ST or not. तो मीन्स इसका मतलब, सपोज ये है हमारी लाइन सेगमेंट ST और ये है मिड पॉइंट M। तो हमने ये प्रूव करना है कि ईच केस में जो ये M के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ये जो M है वो ST का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये बेटा हम प्रूव करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर x के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और t के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मीन्स हमने दोनों जो x की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, जो ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम हर केस में s और t के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो ऐसे ही पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और जो हम मिड पॉइंट फार्मूला से हम जो वैल्यू निकालेंगे वो चेक करेंगे कि वही वैल्यू क्या हमें गिवन है। अगर वही वैल्यू गिवन होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम लेंगे x1, y1, और जो t के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम लेंगे x2, y2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है s -3, 0 एंड t है 3, 0। तो m के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3 + 3 होता है 0, 0/2 एंड 0/2 एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ 0, तो 0, 0। और यही हमें क्वेश्चन में भी गिवन था 0, 0। तो इज़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST। सो ये हम लिखेंगे कि येस, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में S की कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 3 और T के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास 4, 5। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, 2 + 4, x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 और x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y की वैल्यूज़ 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 6/2 एंड 8/2 एंड विच फर्दर गिव्स मी 3, 4।
4। तो ये हमारे जो है m के कोऑर्डिनेट्स आ गए और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। सो यस, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST। ठीक है, जो यहाँ पे इसका आंसर भी यस आ गया और ये भी किससे आया हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है जी, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है जहाँ पे s के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और y के t के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-10। s के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और t के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-10। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 तो +-10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 0/2 कॉमा प्लस माइनस माइनस होता है 0-10, 0-10 हो गया -10/2। तो ये मेरे पास फर्दर आ गया 0/2 इज़ 0 एंड -10/2 इज़ -5, 0, -5 आ गया। तो चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में 0,5 गिवन है और जबकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 0,-5 आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि m इज़ नॉट द मिड पॉइंट। इस केस में m इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिल भी कर देंगे कि यहाँ पे क्या है, नो, और इसका रीज़न भी क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि हमने उससे निकाला है कि जो m की जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 0,-5 है, क्वेश्चन में 0,5 दिया हुआ है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में s के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -8,7 और t के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6,-3। तो m के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। x1 ये है -8, x2 ये है 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 ये है 7 एंड y2 ये है -3। तो प्लस और ब्रैकेट में हमने -3 डाला है डिवाइडेड बाई 2। तो -8 + 6 होता है -2/2 और 7 प्लस माइनस हो गया -7 -3 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास -1,2। तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें 0,-2 गिवन है और हमारा आया है 1,-2। तो यहाँ पे भी ये आ गया नो, m इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST और ये भी हमारा जो रीज़न है वो क्या आया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि m इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST। ठीक है बेटा। अब उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ पूछी है हमसे कि व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, s एंड t। तो क्या अगर ST, जब भी हमारे दो केसेस में m जो है वो मिड पॉइंट आया है, एक इस केस में और एक इस केस में, तो क्या कनेक्शन आप फाइंड करते हो m, s और t में। तो बेटा जब भी हमारे पास m जो है ये ST और m, ठीक है ना, इसका मतलब जब भी हमारा m जो है वो ST का मिड पॉइंट आया है तो m मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ST वो क्या हो गई है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो ये हमारा क्या है, कनेक्शन है। और एक और कनेक्शन है कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है m इज़ द मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट का आंसर, व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST it divides the line segment ST in 2 equal parts। ठीक है, in 2 equal parts, that is the connection and also the connection is mid point formula। तो हम वो भी इधर मेंशन कर देते हैं, connection is by mid point formula। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो कनेक्शन कौन सा, मीन्स जो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 9 में, हम दोबारा से लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एब्सिसा फाइंड आउट करने के लिए है और ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम पहले ए बी ड्रॉ करते हैं, ये ए बी है मेरा, ठीक है, और m जो है वो मिड पॉइंट हमें गिवन है। a के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, -4, b के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और m के उन्होंने कोऑर्डिनेट्स गिवन है -7, 1। तो ये बोल रहे हैं कि अगर m जो है वो a b का मिड पॉइंट है तो हमने जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वो निकालना है। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला से m की हम क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x, y, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कैसे निकले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकले हैं a और b के जो x की वैल्यू है उनको ऐड करके, दैट इज़ 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, एंड y की वैल्यूज़ को ऐड करके, दैट इज़ -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसे निकले हैं, बट हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ -7, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है, तो हम क्या कर देंगे, इसे कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग दी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -7 एंड -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस x, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 और 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -14 -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -17। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस y इज इक्वल टू 2 और -4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x की वैल्यू आ गई -17, y की वैल्यू आ गई 6 और हमें उन्होंने b के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो हम इसको फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देयरफॉर b इज़ -17, 6, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11, let P, Q be the points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16, -2. तो बेटा सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट है AB और P और Q क्या है, इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई मीन्स 3 एंड सेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये AB जो है अब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, AP, PQ एंड QB। A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 16, -2। उन्होंने बोला है यूज़ योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मीन्स हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट की जो है जो नॉलेज है अभी हमने गेन की है इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। पहले क्या होता था ना, जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया करते थे टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पर अब जो है सेक्शन फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस, तो आप ये जो है सेक्शन फॉर्मूला इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट अस सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो सबसे पहले हम सिर्फ इतना पोर्शन लेते हैं, दैट इज़ A, Q और ये आ गया P। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है वो AQ का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। हमने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया है, तो यहाँ पे ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड का मतलब P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो इसका मतलब जो P के कोऑर्डिनेट्स आए कैसे आए हैं, तो यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 वो कैसे आए हैं, 4 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्या यूज़ किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला
क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो ये हमने जो है फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे लेट अस कंपेयर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो x1 आ गया हमारे पास 4 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ पे y1 क्या आ गया हमारे पास, y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाई 2। ठीक है बेटा, 2 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही 2 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 और इसे मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला पोर्शन लेंगे। अभी तक हमने क्या लिया था, ए पी क्यू, ये वाली हमने लाइन सेगमेंट ली थी और पी जो था वो ए क्यू का मिड पॉइंट था। अब हम ये इतना पोर्शन लेंगे पी से लेके बी तक। तो अब हम करेंगे पी से लेके बी तक और यहाँ पे क्या है, क्यू जो है वो मिड पॉइंट लेंगे। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 16, -2। ठीक है, तो अब ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम दोबारा से यूज़ करेंगे, तो ये जो Q की वैल्यू है दैट इज़ द मिड पॉइंट, जो ये Q की वैल्यू है ये कैसे आई है, x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आई है। ठीक है, तो अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर दी x एंड y कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 बाई 2 और y2 क्या आ जाएगा मेरे पास, y1 माइनस 2/2। ठीक है बेटा, इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो x2 की वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और जो ये y2 की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 4 इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो लेट अस पुट, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट 3 in 1 and equation 4 in 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। तो 2x1 इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी, 4 प्लस x2, 4 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज x1 प्लस 16/2। ठीक है, और सेम हम यहाँ पे साइड बाय साइड इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2y1 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या था 7 प्लस y2, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो y2 की वैल्यू है y1 माइनस 2/2। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे अकेला 4 है। ठीक है, तो 4 का मतलब 4/1 है, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। ये 2x1 एज इट इज़ है, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 प्लस x1 प्लस 16। सो ये आ गया 2x1 इज इक्वल टू 8 प्लस 16 इज 24, सो x1 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 इधर जाके ट्रांसपोज हो गया, तो ये आ गया 4x1 इज इक्वल टू x1 प्लस 24। x1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे 3x1 इज इक्वल टू 24 आ गया और यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 8। ठीक है, ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7 का मतलब 7/1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y1 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 1 2 ज़ा 2, तो 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस y1 माइनस 2,
तो 2 इधर जाके ट्रांसपोज हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 4y1 इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12, 12 प्लस y1 जाके इधर ट्रांसपोज हो गया, सो 4y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 12, 3y1 इज इक्वल टू 12, 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि थे x1 y1, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास 8, 4। ठीक है बेटा, पर अब हमने q के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1, y1 इन, कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, इन इक्वेशंस 3 एंड 4। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू x1 दैट इज 8 प्लस 16/2, ये आ गया। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 24 डिवाइडेड बाई 2, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। ठीक है जी, ऐसे ही हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में, तो y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/2, तो y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/2, तो y2 इज इक्वल टू 2/2, y2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ठीक है, सो ये किसके कोऑर्डिनेट्स थे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स थे, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट Q इज 12, 1। ठीक है बेटा, तो यही उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, तो हमने P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12, given the points A, B and C, show that they lie on a circle K whose center is the origin. What is the radius of the circle K? तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उसका जो सेंटर है वो क्या है, एक ओरिजिन है, मीन्स O है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं। A, B, C आर द पॉइंट्स, एंड हमें ये शो करना है कि वो जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सपोज अगर वो जो पॉइंट्स हैं सर्कल पे लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A 1,-8 है कहीं पे, ये पॉइंट B है -4,7, और पॉइंट C हम यहाँ पे ले लेते हैं -7,4। तो इन तीनों पॉइंट्स को सर्कल पे लाई करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें इन तीनों ही पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा। मीन्स हमें यहाँ से OA निकालना है, हमें OB निकालना है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, OC निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों ही डिस्टेंसेस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, तो इसका मतलब जो सर्कल है ये तीनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और अगर ये तीनों ही पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा वो क्या होगा, रेडियस भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है बेटा, यहाँ पे क्योंकि एक जो हमारा जो हमने डिस्टेंस निकालना है हर पॉइंट का, A का, B का, C का, वो हमने ओरिजिन से निकालना है, तो मीन्स एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे 0,0 हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है उसकी, वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस of a point x, y from origin। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट्स तो हमारे 0,0 हो गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है x² + y²। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट A है उसका डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से। तो यहाँ पे x, y हम A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे 1 and -8, तो ये आ गया 1² प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस -8 का स्क्वायर होता है 64 अंडर द रूट, तो ये आ गया मेरे पास √65 यूनिट्स। ठीक है, अब हम OB निकालेंगे ऐसे ही। सो OB, अब जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y लेंगे, तो यहाँ आ गया मेरे पास -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर इज 16, 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, √65 यूनिट्स। अब हम OC निकालेंगे।
तो अब हम सी के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे एक्स कॉमा वाई, तो ये आ गया -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस होता है, तो -7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये आ गया मेरे पास √65। तो आपने देखा जो तीनों ही पॉइंट्स हैं उनका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या आ गया, √65 आ गया। दैट इज़ यहाँ पे देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √65, देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C lie on the circle। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस भी होगा। हेंस रेडियस इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट कह रहा है गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो बेटा इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट D का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से निकालना पड़ेगा, पॉइंट E का भी डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, अगर वो रेडियस के इक्वल है तो ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और अगर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो हम D और E का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे ओरिजिन से। तो पॉइंट D है -5,6, पॉइंट D है -5,6 और ओरिजिन है 0,0। तो हम OD निकालेंगे √x² + y² से। यहाँ पे x, y -5,6 है, तो -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 25 + 36। तो इसको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा √61 यूनिट्स। ठीक है, √61 आ गया। नाउ बेटा बिकॉज √61 क्या होता है, इट इज स्मॉलर देन √65। ठीक है, जो रेडियस √65 क्या था, रेडियस था, तो ये √61 जो OD का डिस्टेंस है, पॉइंट D का डिस्टेंस ओरिजिन से, वो कम आ गया √65 से। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर पॉइंट D लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ऐसे ही हमने अब जो है पॉइंट E का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। पॉइंट E है 0,9, पॉइंट E है 0,9 और ओरिजिन है 0,0। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट E का ओरिजिन से, x² + y²। तो x, y 0,9 ले लेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 9 का स्क्वायर होता है 81, √81 आ गया मेरे पास, और √81 होता है 9 यूनिट्स। ठीक है, अब 9 हमारा जो है वो पॉइंट E का डिस्टेंस ओरिजिन से आया है, और √65 क्या हमारा रेडियस है, और बिकॉज 9 जो होता है विच इज़ ग्रेटर देन √65, क्योंकि √65 होता है 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो देयरफॉर वी विल से दैट E लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, the midpoints of the sides of a triangle ABC are the points D, E and F. Given that the coordinates of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively, find the coordinates of A, B and C. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये important है। Let us start with this question. So let us draw a triangle. सो ये हमारा ट्राइंगल है ABC एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स। तो DEF
एफ, बेटा हमें उसी ऑर्डर में जाना है जिस ऑर्डर में हमें गिवन होता है ए बी सी एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी, मीन्स ए बी का मिड पॉइंट डी है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हमें यहाँ पे डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वो हम लिख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो ये बिकॉज हमें डी ई एफ मिड पॉइंट्स गिवन है तो ये हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दोबारा से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा ये फॉर्मूला है, ये x1 y1 और ये x3 y3 से कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये हम फॉर्मूला जो है वो यूज़ करने लगे हैं। तो बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, जो D है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये जो मतलब D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5,1 वो कैसे आए थे, वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आए थे लाइक दिस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के वैल्यूज़, x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेरिजन, on comparison 5 is equal to x1 plus x2 divided by 2 and 1 is equal to y1 plus y2 divided by 2। तो यहाँ पे मेरे पास x1 plus x2 क्या आ गया, 2 5 are 10, तो ये मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ और यहाँ पे 2 इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ गया, तो y1 प्लस y2 मेरे पास क्या आ गया 2 एंड इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पे हम लिखते हैं बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला E के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5, 6,5 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगेन कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट्स एंड y के कोऑर्डिनेट्स। तो 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2 एंड यहाँ पे 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2। तो ये यहाँ पे मेरे पास आ गया x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे मेरे पास आ गया y2 प्लस y3, 2 इधर जाके 2 5 10 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ये थर्ड साइड की तरफ वेयर f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और f के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। तो हम लिखेंगे बिकॉज f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर फिर से एक बार देख लेते हैं f के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3। तो 0,3 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑन कंपेरिजन कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स को। तो 0 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2 एंड 3 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर जाके हो गया 0 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 इज़ 0, तो मेरे पास आ गया x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पे 2 3 6 हो गया, तो y1 प्लस y3 इज़ इक्वल टू 6 और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बेटा 6 इक्वेशंस क्रिएट की हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 3 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मीन्स जो x की इक्वेशंस बनाई हैं उसे ऐड करेंगे और y की जो इक्वेशंस बनाई हैं उसे ऐड करेंगे। तो मैं ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रही हूँ। सो ऐड
इक्वेशन 1, 3 एंड 5। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जब हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में x1 प्लस x2 था और था हमारा यहाँ पे x2 प्लस x3 और था हमारा x1 प्लस x3। और राइट हैंड साइड पे मेरे पास था यहाँ पे 10, फिर था 12 और फिर था 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 12 प्लस 0। ठीक है, x1 दो बारी है, x2 भी दो बारी है, x3 भी दो बारी है। तो 2x1 प्लस 2x2, ये आ गया 2x1 प्लस 2x2 एंड 2 टाइम्स x3। और यहाँ पे आ गया 10 प्लस 12 प्लस 0 विच इज़ 22। बेटा यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। 2 उधर आके डिवाइड हो गया तो मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 7। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी y1 प्लस y2, फिर y2 प्लस y3, फिर y1 प्लस y3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y1 प्लस y2, फिर थी y2 प्लस y3 और फिर थी y1 प्लस y3। और राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यूज थी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास थी 2, फिर 10 और फिर 6। सो आ गया हमारे पास 2 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, तो सेम जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे भी 2y1 आ जाएगा, 2y2 आ जाएगा, 2y3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रही हूँ कि 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस 2, ये आ गया मेरे पास 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब हमारा मतलब 70 to 80% क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हमने x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है, y1, y2, y3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 7। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 7। तो x1 प्लस x2 क्या था 10, तो यहाँ पे हम 10 पुट कर रहे हैं। 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। यहाँ से x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 11 माइनस 10, दैट इज 1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू जो 12 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 7। तो x2 प्लस x3 फिर से देख लेते हैं, x2 प्लस x3 क्या है 12 है। तो यहाँ पे x2 प्लस x3 हम 12 पुट करेंगे। सो x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई 11 माइनस 12, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, ऐसे ही लास्ट x1 प्लस x3 की वैल्यू है 0। सो पुट 5 इन 7। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 7। x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास आ गया x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई 11। तो ऐसे मैंने x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। सिमिलरली अब मैं y1, y2, y3 की वैल्यू पुट करूँगी। तो y1 प्लस y2 सबसे पहले देखते हैं, y1 प्लस y2 क्या था मेरा 2। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 8। तो y1 प्लस y2 2 है, तो 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। y3 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। तो y2 प्लस y3 की वैल्यू 10 पुट करेंगे यहाँ पे। तो y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9। 10 उधर जाके ट्रांसपोज हो गया, 9 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1।
ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 6 पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 6 देखते हैं क्या है। इक्वेशन 6 है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो y1 प्लस y3 6 पुट करेंगे तो ये आ गया y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास आ गया y2 की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 6 3। तो हमने ऐसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a जो कि था x1 y1, तो ये मेरे पास आ गया a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 है -1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है -1। b है हमारे पास x2 y2, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 की वैल्यू है 11, y2 की वैल्यू है 3। ऐसे ही c निकालेंगे x3 y3, तो x3 है 1 और y3 है 7, तो 1, 7। तो ये मेरे a b और c के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है और करना है। So question number 14. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city in your notebook and represent the roads or streets by single lines. तो सबसे पहले हम 2 मेन रोड्स ड्रॉ करेंगे which are crossing each other at the center of the city. सिटी के जो बीच में वो जो हैं 2 रोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने ये एक मेन रोड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, जो ये बोल्ड ब्लैक कलर की है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक मेन रोड है, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है ये हमारी दूसरी मेन रोड है, ठीक है ना। तो ये पूरा शहर है और शहर के बीचों बीच ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 10 स्ट्रीट्स को मार्क कर लेते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये रेड से हम मार्क कर लेते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और ये आ गई हमारी मेन रोड, ठीक है। उसके बाद 5 रोड्स इस तरफ आ जाएंगी पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीट 6, ये आ गई 7, ये आ गई 8, 9, एंड 10। तो ये आ गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 जो रोड्स हैं या स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर इन ऑन दिस साइड एंड द 5 ऑन द अदर साइड, बट दे आर पैरेलल टू दी दिस मेन रोड विच इज़ ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसे ही हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देर आर 10 स्ट्रीट्स। तो ऐसे ही हम ये स्ट्रीट 1 ले लेते हैं, ब्लू कलर वाली, ये स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और ये आ गई हमारी मेन रोड। फिर ये आ गई हमारी स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, और ये आ गई हमारी स्ट्रीट 10, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। जो सबसे पहले स्ट्रीट 1 हम नाम देते हैं इसका, तो ये हम बोल देते हैं ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ये हमारी मेन रोड आ गई, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9 और स्ट्रीट 10, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल वाली जो स्ट्रीट्स हैं उसको भी हम नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रीट 1 है,
तो ये स्ट्रीट 1 ही है, और ये आ जाएगी स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और ये हमारी मेन रोड आ गई, और ये स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, और ये आ गया हमारा स्ट्रीट 10। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि अपनी नोटबुक में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन, हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ south direction and another in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection as 2,5. यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं स्ट्रीट इंटरसेक्शन क्या होता है, स्ट्रीट इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा देखो, जैसे सपोज कोई भी रैंडम में स्ट्रीट चूज़ करे, तो सपोज ये स्ट्रीट 6 ऐसे आ रही है, तो ये जो स्ट्रीट होती है, ये गली है हमारी, तो ये हमारी जो गली है वो ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ से स्ट्रीट 3 की बात कर लेती हूँ, ठीक है, सपोज ये मेरा स्ट्रीट 6 की बात की है और इधर से मैं स्ट्रीट 3 की बात कर रही हूँ, तो जो ये स्ट्रीट 3 है, ये जो गली है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये इसको हम ये जो जहाँ पे ये पॉइंट, ये स्ट्रीट 6 और ये जो स्ट्रीट 3 जहाँ पे आके जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ये वो जो जिसको हम चौराहा भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको वो हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीट इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीट इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये है हमारा स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 3, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 6,3 के साथ। ठीक है, तो बेटा ये समझना है कि हमारा x और y की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी x और y की वैल्यू नहीं है, ये हमारा मैप है, ये हमारा रोड नक्शा है सिटी का, जिसको हमने ऐसे स्ट्रीट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th स्ट्रीट है, उसको हम 2,5, तो नॉर्थ वेस्ट वाली ये हो गई ना, ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रीट 6 ली थी, और ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हमने स्ट्रीट 3 ली थी, तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट है वो हमने पहले लिखनी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है वो हमने बाद में लिखनी है, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ वेस्ट एंड 5th स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2,5। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 2,5 को। तो 2,5 बेटा स्ट्रीट नंबर 2 एंड ये रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट नंबर 5। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया है 2,5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2,5। ठीक है, चलते हैं हम ए पार्ट की तरफ। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो सबसे पहले हम 4,3 प्लॉट करते हैं। 4 मतलब नॉर्थ साइड डायरेक्शन, 3 मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो 4,3, तो 4th ये आ गई स्ट्रीट, ठीक है, और 3 1 2 3 ये आ गई। तो 4,3 जो है वो हमारी ये वाली स्ट्रीट हो गई, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख भी लेते हैं, दिस इज 4,3। अब उसके बाद है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो सबसे पहले हम 3,4 को जो है वो मार्क कर लेते हैं। 3,4 मीन स्ट्रीट नंबर 3 इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो स्ट्रीट 3 ये है, और उसके बाद वो स्ट्रीट जो है वो 4 बोल रहा है, तो स्ट्रीट 3 ये है, और 4th स्ट्रीट 4 इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3,4। ठीक है बेटा, तो ये हमने अपना प्लॉट कर लिया। उसके बाद हम इसे आंसर करते हैं। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3 एंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो ऐसे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शंस हो रही है, कितने जो है चौराहा, जैसे हमने मैंने यहाँ पे बताया चौराहा बन रहा है 4,3 पे,
और 3,4 पे। तो बेटा 4,3 पे देखो, 4,3 है हमारा ये, तो ये यहाँ से ये स्ट्रीट 4 है, ये स्ट्रीट 3 है, तो एक ही स्ट्रीट इंटरसेक्शन बन रहा है। ऐसे ही 3,4 पे ये स्ट्रीट 3 है और ये स्ट्रीट 4 है, तो एक ही स्ट्रीट इंटरसेक्शन बन रहा है। तो दोनों का ही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पार्ट, street intersection referred as 4,3 is 1, and B part street intersection referred as 3,4 that is also 1। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, a computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A 100,150. Another circular icon of radius 100 pixels is drawn with its center at the point B 250,230. Determine whether any part of either circle lies outside the screen, whether the two circles intersect each other। तो सबसे पहले हम इसे जो है प्लॉट करेंगे। ये हम जो कंप्यूटर ग्राफिक जो ये डिस्प्ले कर रहा है इमेज रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे, उसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो शो करेंगे, जिसका ओरिजिन है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो ये मैंने शो किया है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन है और ये 800 पिक्सल्स बाय 600 पिक्सल्स है। तो इसकी लेंथ जो है वो 800 पिक्सल्स है और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 600 पिक्सल्स है। तो यहाँ पे मैंने जो स्केल चूज़ किया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। ठीक है ना, तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल्स यहाँ पे लिया है। तो अब वो बोल रहे हैं द A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at point A 100,150। बेटा 100,150 मीन्स x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू क्या है 150। तो अगर मैं इसको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस समझूं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं क्या समझूं, जो इसकी ब्रेड्थ है इसको मैं क्या समझूं y एक्सिस। तो उन्होंने बोला है 100,150 पे जो है मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या है 80 पिक्सल्स। तो बेटा यहाँ पे ये रहा 100, ठीक है, ये 100 है और यहाँ पे बीच में आ जाएगा 150 मीन्स इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 80 पिक्सल होना चाहिए। तो बेटा ये तो 50 हुआ, तो मतलब थोड़ा सा बाहर आएगा दोनों तरफ। तो ये मीन्स इस तरीके से हमारा एक सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस क्या है 80 पिक्सल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और लिखते हैं 80। ठीक है, ये हमारा सेंटर क्या है ए। ठीक है, ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 100,150। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 100,150 हमें गिवन है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। Another circular icon of radius 100 pixels is drawn with its center at the point B 250,230। बेटा पहले 250 देखते हैं, 250 लाई करेगा 200 और 300 के बीच में। तो ये जो है वो 250 यहाँ पे आएगा बीच में, और 230 200 और 300 के बीच में जो 250 है उससे थोड़ा सा कम। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि 250 इधर से जा रहा है और 230 इधर से आ रहा है, तो समवॉट यहाँ पे जो है हमारा सर्कुलर आइकॉन ड्रॉ होगा। ये आ गया हमारा 250 और ये आ गया हमारा 230। ठीक है, और इसका रेडियस जो हमने ड्रॉ करना है, जो हमने सर्कुलर आइकॉन ड्रॉ करना है उसका रेडियस क्या है 100 पिक्सल्स है। तो हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो 100 पिक्सल्स के हिसाब से देखो ये जो है ये पूरा 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 पिक्सल्स है। तो अगर मुझे अब सर्कल ड्रॉ करना है तो जो सर्कल है वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस है ये कितना है 100
पिक्सल्स, और ये मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट बी, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने गिवन थे हमें, 250, ठीक है बेटा। उसके बाद है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो या ये इनमें से कोई सर्कल ऐसा है जो स्क्रीन से बाहर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम लिख लेंगे इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का कि नो नीदर पार्ट, सो यहाँ पे लिखेंगे नो पार्ट ऑफ द सर्कल इज, नो पार्ट of either circle is outside the screen, ठीक है बेटा। अब हम सेकंड पार्ट का आंसर देखेंगे। सेकंड पार्ट है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच दोनों आपस में, तो हाँ, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, टू सर्कल्स intersect each other, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स ए B, C, D in the coordinate plane. Is A, B, C, D a square? Can you explain why? What is the area of this square? तो एक एक करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम ये जो A, B, C, D हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले A 2,1, तो ये रहा 2 और ये रहा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2,1 ये वाला पॉइंट। फिर है हमारे पास -1, -2, -1 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट -1, 2, देन -2, -1, -2 एंड -1 इज दिस पॉइंट, एंड D इज 1, -2, 1 इज दिस एंड -2 इज दिस, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो हम इसे लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमेशा जब भी आप प्लॉट करोगे तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने होते हैं, उसे लेबल करना होता है। तो ये है हमारा A 2,1, ये है B -1, 2, ये हमारा पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1, और ये हमारा पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। तो ये हमने प्लॉट किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो बेटा ये हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। A, B, C, D हमारे पास एक क्लोज फिगर आ गई विथ 4 साइड्स। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्क्वायर है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। इज ABCD इज अ स्क्वायर, एंड इफ यस आप देखकर अगर कह रहे हैं कि हाँ ये स्क्वायर ही बन रहा है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये स्क्वायर क्यों बन रहा है, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। बट आप बोलोगे कि मैम रोम्बस के भी तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AC भी निकालनी पड़ेगी और BD भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो भी इक्वल आ जाएं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD होती है वो क्या होती है, एक स्क्वायर होती है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है सारी साइड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो जब मैं AB निकालूंगी तो A के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x2 y2। तो यह आ गया -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ गया हमारे पास 9 + 1 अंडर द रूट, और ये मेरे पास क्या आ गया, √10 यूनिट्स, ठीक है जी। जो साइड AB है वो क्या आ गई हमारे पास, √10 यूनिट्स। ऐसे ही हम BC निकालेंगे। BC इज इक्वल टू, अब हम B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x2 y2।
तो -2 माइनस -1, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, -2 फिर साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन माइनस और फिर x1 की वैल्यू क्या है -1, उसे हम ब्रैकेट्स में डालेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ -1 माइनस y1 विच इज़ 2 एंड देन होल स्क्वायर। माइनस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, -2 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होता है -3 होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9 और ये आ गया -1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू √10 यूनिट्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अब हम CD निकालेंगे। CD इज इक्वल टू, अब बेटा C के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लेने हैं, x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हैं, x2 y2। जो भी पहला अल्फ़ाबेट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सेकंड अल्फ़ाबेट के x2 y2। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 माइनस और x1 क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -2 एंड y1 दैट इज -1, सो -1। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास दो साइंस नेगेटिव के होंगे तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट एंड इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 1 अंडर द रूट और ये आ गया हमारे पास √10 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, AD। जब हम AD निकालेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x2 y2। तो ये A है हमारा 2,1 और D है 1,-2, तो 2,1। तो A मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, A है मेरा 2,1 और D है 1,-2, 1,-2। ठीक है बेटा, तो 1 ये आ गया हमारा x2 माइनस x1, सो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर द रूट और इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 9 अंडर द रूट विच इज़ √10 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमने ये शो कर दिया कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। बट अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर है, क्योंकि वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, हमें AC और हमें BD निकालना पड़ेगा। अगर AC और BD की वैल्यू भी इक्वल आ गई तो ये क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम AC निकालेंगे, तो हम यहाँ पे पहले AC निकालेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। ठीक है, तो ये x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे, तो x2 माइनस x1 तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -1 -1 का स्क्वायर। ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट और ये आ गया मेरे पास 16 प्लस 4 अंडर द रूट और ये मेरे पास आ गया √20 यूनिट्स। तो ये एक डायगोनल जो है वो मेरे पास √20 आ गई है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि जो दूसरी डायगोनल है वो भी मेरे पास क्या आनी चाहिए, √20 आनी चाहिए। मीन्स डायगोनल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने AC निकाला है, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगी, BD। तो हम लिख लेते हैं BD इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं पहले B और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी। तो B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -1, 2 और D के कोऑर्डिनेट्स है 1, -2, 1, -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मानेंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस x1 है -1, तो हम ब्रैकेट डालेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -2 और y1 है 2। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे हम पहले साइंस को सॉल्व करेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होता है -4। तो ये आ गया 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस
-4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ गया 4 + 16 और ये आ गया हमारे पास √20 यूनिट्स। ठीक है, सो देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD are equal in length. So we will say that therefore ABCD is a quadrilateral with all sides equal and diagonals are also equal in length. Hence ABCD is a square. ABCD is a square. तो ये इसकी क्या थी, रीजनिंग थी कि ABCD स्क्वायर क्यों है, तो इसलिए ये ABCD क्या है, स्क्वायर है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बेटा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ये तो सबको पता होगा कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है एरिया of a square is equal to side into side। ठीक है, तो हमने साइड क्या निकाली थी, हमने साइड निकाली थी √10। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी साइड की वो क्या आई थी, √10। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, √10 इंटू √10। √10 इंटू √10 क्या होता है, √100, और √100 की वैल्यू क्या होती है, 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा यूनिट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाफ मार्क डिडक्ट हो जाते हैं नहीं तो पेपर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की समझ में आ गई हो गई। प्लीज़ राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स, एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।